हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मलिहा और यहाँ हमारी ज़मीन से कहीं दूर, बहुत दूर 635 लाइट ईयर्स की दूरी पर आखिरकार साइंसदानों को वो प्लेनेट मिल ही गया जहाँ पर इंसान रह सकते हैं या फिर जहाँ पर हमसे मिलती जुलती ज़िंदगी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक ऐसा प्लेनेट जिसे साइंसदान हमारी अर्थ का बड़ा कज़न भी कहते हैं और जहाँ पर लाइफ होने के लिए काफ़ी पुरउम्मीद है। और ये भी कहा जाता है कि अगर मुस्तकबिल में कभी हमारी ज़मीन किसी वजह से रहने के काबिल ना रही तो यहाँ पर रहा जा सकता है। दिसंबर 2011 को नासा की केपलर टेलीस्कोप से दरियाफ्त होने वाला ये पहला सियारा था जहाँ पर सारी कंडीशंस बिल्कुल ज़मीन जैसी ही थी और जो हमारे सूरज की तरह ही एक सियारे के गिर्द चक्कर लगा रहा था, जिसके बारे में साइंसदानों का ख्याल था कि इसकी सतह पर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में लिक्विड वाटर मौजूद हो सकता है। बेसिकली जब भी साइंसदान किसी एक्सोप्लैनेट को स्टडी करते हैं या ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है या नहीं, तो वहाँ पर 4 चीज़ों को स्टडी किया जाता है और वो हैं एज ऑफ होस्ट स्टार, वाटर, साइज एंड मास ऑफ प्लैनेट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टेम्परेचर। अब सबसे पहला क्राइटेरिया है एज ऑफ होस्ट स्टार। किसी भी प्लैनेट के होस्ट स्टार की एज ये तय करती है कि वो हमारे स्टार सूरज की तरह से येलो ड्वार्फ है या फिर रेड ड्वार्फ, और ये कितनी ज़्यादा एनर्जी इस प्लैनेट को ट्रांसफ़र कर रहा है। अब अगर बात की जाए केपलर 22b की, तो ये एक रेड ड्वार्फ के गिर्द चक्कर लगा रहा है और अर्थ सन के फासले के मुकाबले में ये सियारा अपने सन के 15% ज़्यादा करीब है। मगर केपलर 22 का सन हमारे सूरज के मुकाबले में छोटा और ठंडा है, तो कुल मिलाकर इसे इतनी ही एनर्जी रिसीव होती है जितनी हमारे सूरज से हमारी अर्थ को रिसीव होती है। तो ये चीज़ केपलर 22 को हैबिटेबल प्लैनेट बनने में प्लस पॉइंट देती है। दूसरे नंबर पर आती है अवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विड वाटर। तो देखो, हमारी अर्थ की लाइफ को सपोर्ट करने वाली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वाटर। तो अगर हमारे जैसी लाइफ की तलाश करनी है तो ये देखना होगा कि कोई प्लैनेट रहने के लिए कितना सूटेबल हो सकता है या नहीं, तो वहाँ पर नेचुरल लिक्विड वाटर की अवेलेबिलिटी का अंदाज़ा लगाया जाता है और इस काम के लिए इस प्लैनेट और होस्ट स्टार के दरमियान में डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। तो केपलर 22b और उसके सन के दरमियान फासले का अंदाज़ा लगाने के बाद साइंटिस्ट का ख्याल है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पानी मौजूद होगा और ये भी केपलर 22 पर लाइफ के प्रेजेंस का काफ़ी बड़ा सबूत है। अब दूसरे नंबर पर आता है सरफेस एरिया यानी साइज़। इसका मतलब है जितना बड़ा साइज़ उतनी ज़्यादा ही रहने की जगह। और अब अगर केपलर 22b को देखें तो इसका सरफेस एरिया हमारी ज़मीन से 2 गुना है। मतलब वहाँ पर हमारे रहने के लिए 2 गुने जगह दस्तयाब होगी और हमारी बढ़ती हुई आबादी वहाँ पर इजीली एडजस्ट कर पाएगी। यानी ह्यूमन लाइफ के एग्जिस्ट करने के लिए जिन 3 बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो क्या हम वहाँ पर हैप्पीली एवर आफ्टर रह सकते हैं? ऐसा कहना कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है, कुछ मॉडल्स के मुताबिक केपलर 22b अपनी साइड्स पर रोटेट करता है जैसे हमारे सोलर सिस्टम में यूरेनस करता है और इसलिए ये इतना अब सुनने में अहम नहीं लगता, मगर इसकी वजह से इस प्लैनेट के साउथ और नॉर्थ पोल साल के 6 माह या तो अंधेरे में रहेंगे या फिर रोशनी में। इसके अलावा इसी रोटेशन की वजह से इसका टेम्परेचर बॉइलिंग से फ्रीजिंग तक चेंज होता रहता है, मगर इसका भी एक हल है, क्योंकि कुछ रिसेंट स्टडीज़ के मुताबिक केपलर 22b का सरफेस ये 6 मीटर गहरे समुंदर से ढका हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि समुंदर इस प्लैनेट के टेम्परेचर को सस्टेन करने में काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि समुंदर गर्मियों में हीट एब्जॉर्ब करते हैं और सर्दियों में उसे रिलीज़ करते हैं। मगर ये समुंदर इस टेम्परेचर को सस्टेन कर भी दें तो एक मसला फिर भी रहेगा और वो है यहाँ तक पहुँचना। साइंटिस्ट के मुताबिक इस प्लैनेट तक पहुंचने में हमें टू बी एग्जैक्ट 635 लाइट ईयर्स लगेंगे। अगर इस बात को सिंपल वे में करूं तो फिर हम इस की रफ्तार से भी चलें तो हमें इस प्लैनेट तक पहुंचने में 635 ईयर्स लग जाएंगे, जो बहरहाल इंसानी लाइफ स्पैन से काफ़ी ज़्यादा है। अब अगर बात फ़र्ज़ भी कर ली जाए कि हम नासा के बनाए हुए क्रायोस्लीप चैम्बर में बैठकर लाइट की रफ्तार से मूव करते हुए इस ट्रिप पर जाएंगे, तो फिर भी ये सफ़र काफ़ी लंबा और रिस्की हो सकता है। मतलब अगर हम यहाँ पर पहुँच जाएं तो हमें अभी इसकी ग्रेविटी के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है
हो सकता है कि वहाँ पर ग्रेविटी हमारी ज़मीन से 2 गुना हो, मतलब यहाँ पर 10 केजी के आलू के थैले का वज़न वहाँ पर 20 केजी होगा, और यहाँ पर अगर आपका वज़न 60 केजी है तो वहाँ पर आपका वज़न 120 केजी होगा। आई होप यू विल एंजॉय। ओके, तो वहाँ पर सिर्फ हमने के लिए ही हमें एक चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। इस ग्रेविटी से सिर्फ आप ही मुतासिर नहीं होगे, बल्कि ज़मीन से ले जाए हुए पौधे भी वहाँ पर उग नहीं सकेंगे। मगर केपलर 22b की मिस्ट्रीज़ यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि वहाँ पर जाने से पहले ये जहन में रखना होगा कि साइंटिस्ट को अभी ये इल्म नहीं है कि वो ज़मीन पथरीली भी है या नहीं। हो सकता है कि जब आप वहाँ पर अपने क्रायो स्लीप चैम्बर से जागो तो वहाँ पर आपके सामने एक गैशियस सरफेस हो, और फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि कैसे आप एक क्लाउड सिटी बनाओ जो इस प्लेनेट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता हो। या ये भी हो सकता है कि जब आप अपने क्रायो स्लीप चैम्बर से उठो तो खुद को किसी समुंदर की तह में पाओ, और फिर आप ये सोचो कि इस समुंदर में घिरा हुआ शहर कैसे बनाया जा सके। मगर फ़र्ज़ करो कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लकी निकलते हो, और फिर केपलर 22 एक रॉकी सरफेस ही निकल आता है। मगर हमारा वीनस भी पथरीला है, मगर इसके एटमॉस्फेयर की जहरीली गैसेस इसे ह्यूमन लाइफ के लिए अनफिट बनाते हैं। और इन सारे एक्सप्लेनेशन से ये तो क्लियर हो जाता है कि फ़िलहाल हमारी टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की याफ्ता नहीं हुई कि हम इस प्लेनेट के बारे में सब कुछ जान सकें या एटलीस्ट इस तक पहुंच ही सकें। तो फिर अभी के लिए वाहिद प्लेनेट अर्थ ही है जो कि ह्यूमैनिटी और तमाम किस्म की लाइफ जो जहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, यहाँ पर एवोल्यूट हुई हैं, के रहने के लिए परफेक्ट है। शायद कभी फ्यूचर में हम इस काबिल हो जाएं कि अर्थ जैसे दूसरे प्लेनेट ढूंढ कर वहाँ रह सकें, या फिर दूसरे प्लेनेट्स की आबो हवा को कंट्रोल करके उन्हें हैबिटेबल बना सकें। लेकिन यहीं पर आज के हमारे टॉपिक का इख्तिताम होता है। अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी नया सीखा तो लाइक ज़रूर करके जाना।